अब देखें यहाँ पर जैसे कि हम लोगों के पास है म्यू इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ ए और बी की डायमेंशन आपको निकालनी है, तो आसानी से, जैसा कि म्यू की डायमेंशन तो सभी लोगों को पता ही होगी, म्यू की क्या डायमेंशन होती है। चलो कोई नहीं, म्यू की डायमेंशन जो होती है ये तुमने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, म्यू इक्वल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर। तो जब तुमको मालूम है साइन आई अपॉन साइन आर है, यानी दोनों ही हम लोगों के एंगल में हैं, तो इसका मतलब ये डायमेंशन लेस है क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं m0 l0 और t0। ये हो गई डायमेंशन ऑफ ए, और यही डायमेंशन हो गई डायमेंशन ऑफ बी अपॉन लेमडा स्क्वायर। ठीक है, तो फिर ये तो डायमेंशन आपकी क्लियर है कि डायमेंशन ऑफ ए जो है वो m0 l0 और t0 है। ठीक है, फिर बात आती है इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो डायमेंशन ऑफ b अपॉन लेमडा स्क्वायर जैसा कि हम लोगों ने निकाला है m0 l0 t0, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग लेमडा की वैल्यू रखते हैं, डायमेंशन रखते हैं, डायमेंशन ऑफ b और लेमडा क्या है हम लोगों का, वेवलेंथ। वेवलेंथ, अब वेवलेंथ की डायमेंशन क्या होती है, सोचें। तो वेवलेंथ की डायमेंशन बिल्कुल आसान है, जैसा कि आपको मालूम है वेवलेंथ कोई विशेष वो चीज़ नहीं है। वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस जो कवर करती है कोई भी वेव एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो जो टाइम पीरियड में जितनी भी डिस्टेंस वेव ने कवर की, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। बेसिकली ये समझो कि वेवलेंथ भी एक प्रॉपर लेंथ है। तो लेंथ की तो डायमेंशन तुम्हें पता ही है ना, l, तो l स्क्वायर ये हो गई डायमेंशन, और इधर हो गए m0 l0 और t0। तो फिर डायमेंशन ऑफ b क्या बनी, ये बन गई m0 l स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 है, जब इसके साथ ऐड होगा, ये ना कर देना कि 2 का 0 मल्टीप्लाई करके 0 ही लिख दो। हाँ, कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं ना, वो कर सकते हैं, तो कोई नहीं, वैसे नहीं करना है। पावर हमेशा ऐड होगी, जब बेस सेम होता है तो पावर से ऐड हो जाती है। तो 0 + 2, तो l की पावर 2 हो गई और t की पावर हो गई 0, यानी कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और l स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ b इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब इसी तरीके से देखें, ये क्वेश्चन p = ये IIT के क्वेश्चंस में हम लोग आता है, तो p0 e⁻ - α t², ये है आपके पास बेसिकली दिया हुआ। तो इसकी डायमेंशन आपको, अल्फा की डायमेंशन आपको बतानी है, किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसा कि आपको ये मालूम है कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जितनी भी पावर होती है उसकी डायमेंशन आप सीधे लिख दें कि उसकी डायमेंशन 0। तो फिर या यूँ कह लें कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो फिर इसका मतलब अल्फा t² की डायमेंशन जो बनी वो बन गई m0 l0 और t0, यानी कि अल्फा की डायमेंशन क्या बनी, m0 l0 t0 अपॉन t², यानी ऊपर जाएगा तो m0 l0 t⁻⁻2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा। क्लियर हुआ, चलो गुड। इसी के बाद आता है जैसे कि f = अल्फा अपॉन β³ प्लस डेंसिटी। तो आपको अल्फा बीटा की डायमेंशन यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो फिर जैसा कि तुमको देख सकते हो कि यहाँ पर डेंसिटी की डायमेंशन और β³ दोनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के बीच में प्लस का रिलेशन है। तो β³ मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी की डायमेंशन। डेंसिटी की डायमेंशन होती है मास अपॉन वॉल्यूम से बेसिकली निकालने, तो मास का m, वॉल्यूम का l³, और ये जब ऊपर जाएगा तो मास अपॉन वॉल्यूम, l³ नीचे आया ना, ऊपर जाएगा तो l⁻³ दैट इज β³। तो बीटा कितना आया, m की पावर यहाँ पर 1, इसको पढ़ सकते हैं ना, ये 3 इस तरफ है और इस तरफ लाओगे तो देखो इसको किस तरीके से करते हैं, इसको भी एक बार समझ लो। 1 है, यहाँ पर 3 है, जब इधर से 3 पावर हटाएंगे तो यहाँ पर ये 1 में हो जाती है, 1/3, और l की पावर -3/3, यानी कि हो गया m की पावर 1/3 और l की पावर -1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा। अब डायमेंशन जो बीटा की आपके पास आ गई, अल्फा किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए देखें, तो f की डायमेंशन अल्फा अपॉन डेंसिटी के बराबर थी, क्योंकि ये तो दोनों बराबर ही है ना, सीधे सीधे डेंसिटी के बराबर रख देते हैं।
तो F मतलब हो गया mL_t-2, अल्फा को आपको इसे रख देना है। डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, तो फिर आपने फिर से डायमेंशन इसको यूटिलाइज की mL-3, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू हो गई m²L-2 और t-2, ये डायमेंशन आ गई अल्फा की। तो इस तरीके से अल्फा की डायमेंशन आ गई और बीटा की भी डायमेंशन आसानी से आ गई। क्लियर हुआ? चलो तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके, तो अब हमको जैसे दूसरा जो डायमेंशन का लेना है, तो जैसे कि हम लोग चेंज कन्वर्जन वाला जैसे सेकंड यूनिट्स का था हम लोगों का कि एक सिस्टम की यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। मतलब जैसे कि मान लीजिए सीजीएस से आप एसआई में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, एमकेएस से एफपीएस में चेंज करना चाहते हैं, फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इस तरीके से। तो कोई किसी भी तरीके से कन्वर्जन हम लोग किस तरीके से करते हैं, क्वेश्चन जो दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए 332 किलोमीटर पर आवर और इसको कन्वर्ट करने को कहा गया मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से या 332 ऐसे भी ले सकते हो, इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको दिया गया। तो किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, तो बेसिकली 332 जैसा कि तुम्हें मालूम है n1u1 = n2u2, ये फॉर्मूला बताया था सेकेंड उसके लिए, डायमेंशन के यूज के लिए। तो n1u1 = n2u2 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, ये हो गई डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये हो गई डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये n2 आपको फाइंड आउट करना है। किस तरीके से फाइंड करेंगे, इसके लिए आप देखते हैं 332 डायमेंशन अगर इसकी बात करें तो मीटर पर सेकेंड है, मीटर यानी लेंथ हो गई, तो लेंथ की यूनिट आपको डायमेंशन मालूम है L होती है, और सेकेंड के लिए T होती है, तो L/T दैट इज LT-1, ऐसे भी लिख सकते हैं LT-1, और यहाँ पर n2 और ये LT-1 यहाँ पर भी। लेकिन अब यहाँ पर दोनों में तो अंतर नहीं समझ में आ रहा, तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से अंतर करने के लिए ये फर्स्ट सिस्टम में यूनिट थे तो इसको मैंने 1 1 लगा दिया, इसमें 2 2 लगा दिया, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, अभी इसको हम लोग इधर लाएंगे तो फिर तो इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या आएगा डिवाइड में, तो 332 L1T1⁻1 डिवाइडेड बाई L2T2⁻1, दैट इज द n2। तो n2 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बनेगी, इसके लिए देखें 332, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं L1/L2 और T1/T2⁻1, दोनों ही की पावर थी तो एक साथ कंबाइन करके लिख दिया 332। L1 मतलब फर्स्ट सिस्टम में यूनिट किस में थी, लेंथ की, मीटर, और ये किस में थी, सेकेंड में, नहीं सॉरी आवर में थी, नहीं मीटर, और L2 अच्छा ये मीटर और यहाँ पर किलोमीटर। फिर यहाँ टाइम की बात कर लें तो टाइम में ये पहले सिस्टम में सेकंड, सेकंड सिस्टम में आर, तो सेकंड देन आर (1) 332 1 मीटर इसको लिख सकते हैं, इसको 1000 मीटर लिख सकते हैं, इसको सेकंड लिख सकते हैं। हमेशा बड़ी यूनिट को कन्वर्ट करो आसानी से, जैसे आर है तो तुमको मालूम है एक आर में कितने सेकंड्स होते हैं, ठीक है 3600, बिल्कुल सही। तो 3600 मतलब पहले मिनट में, फिर उसके बाद कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, तो फिर ये सेकंड में हो गया। पावर हम लोगों के पास क्या है -1, तो फिर ये कितना आ गया 332 × 1/1000 इंटू, अब ये 1/3600 की पावर क्या है -1 है। इसको अगर हम लोग -1 को हटाना चाहते हैं तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 3600 ऊपर ले जाएंगे। -1 के पावर जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया अपने आप। अब ये 2 0 से 2 0 आप कैंसिल कर लेते हैं। अब ये हम लोग का 332 × 3.6 बेसिकली। अब इसका मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद आता है इसी तरीके से, मान लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है और इसको सीजीएस यूनिट में कह रहे हैं कन्वर्ट करो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एक्चुअल में जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, तो इसको बेसिकली सीजीएस में आपको कन्वर्ट करने को कहा गया है। तो किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हम लोगों के पास सीजीएस, सीजीएस का मतलब हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इस यूनिट इस सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखें, तो 1 न्यूटन मालूम है फोर्स की यूनिट होती है, यानी ml
टी माइनस टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है मीटर, मीटर का स्क्वायर, मीटर मतलब हो गया लेंथ, लेंथ की यूनिट एल, एल स्क्वायर। तो अब ये हम लोग लिख सकते हैं मीटर एल की पावर ऊपर जाएगी तो -1 टी की पावर -2 और यहाँ पर कन्वर्ट होगा ये n2 में, तो आप इसको लिखें n1 u1, इधर लिखें n2 u2। तो इसको तो हम लोग कन्वर्ट कर ही चुके हैं ऑलरेडी, n1 आपके पास था, u1 हम लोगों ने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया, n2 ये लिखें और u2 की वैल्यू आपको यही चीज़ लिख देनी चाहिए m l की पावर -1 t -2। अब इसको समझने के लिए, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 1 1 लगाना है, यहाँ पर 2 2 2 लगा देना। अब सॉल्व करने के लिए n2 की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ बेसिकली डिवाइड में आ जाएगी, यानी 1 m1 l1 की पावर -1 t1 की पावर -2 देन डिवाइडेड बाई m2 l2 की पावर -1 t2 की पावर -2। अब यहाँ पर बात करते हैं तो मास हम लोगों का ये था जो पहला SI यूनिट में, तो SI यूनिट में किलोग्राम, CGS यूनिट में जबकि हम लोग इसको लिखते हैं तो फिर हो जाता है ग्राम। फिर अब बात करें लेंथ की, तो डायमेंशन लेंथ के लिए हम लोगों का मीटर, यहाँ पर मीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर पावर -1। टाइम की बात करें तो पहले वाले सिस्टम में था इसका मीटर पर सेकेंड, सॉरी इधर था, ये था हम लोगों का SI यूनिट में, SI यूनिट में सेकेंड, और CGS यूनिट में बोले तो भी सेकेंड और -2। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, 100 सेंटीमीटर, बेसिकली ये काटना होता है -1, और सेकंड की पावर 1 ही है तो सेकंड अपॉन सेकंड कट करके 1 हो गया, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो वैल्यू 1 ही रहती है, तो 1 ही लिख देंगे। तो यहाँ पर ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, तो 1000 इंटू 100 की पावर -1, तो बेसिकली 1000 इंटू 1/100, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहे हैं, तो 10 यूनिट हो गई CGS में, यानी CGS में इसको हम लोग न्यूटन का जो यूनिट बनता है वो होता है डाइन, और न्यूटन के बाद क्या था हम लोगों के पास मीटर स्क्वायर, तो अपॉन में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। तो 10 डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द यूनिट। स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई फर्दर कंफ्यूजन होता है तो उसके डाउट क्लियर फिर से पूछेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर IIT से उठाते हैं 2004 का। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आपके पास दिया गया P = अल्फा अपॉन बीटा, E की पावर में आपके पास है अल्फा Z अपॉन KT, ये आपको बेसिकली क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप किस तरीके से निकालेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अल्फा Z की डायमेंशन KT के बराबर होगी एग्जैक्टली, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अल्फा Z की डायमेंशन KT के बराबर है। और तुमको ये भी मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन के अबाउट PV = μRT होता है, जिसमें से PV = अगर μR की वैल्यू रखें तो ये बेसिकली K होती है, तो फिर PV = KT, ये रिलेशन हम लोगों का डेवलप होता है, तो फिर KT की डायमेंशन PV के इक्वल है, तो फिर आप इसको PV भी लिख सकते हैं अल्फा Z। अब PV की बात करते हैं तो प्रेशर और यहाँ पर वॉल्यूम। तो प्रेशर के लिए डायमेंशन आपको मालूम है कितनी होती है, M फोर्स अपॉन एरिया के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो फोर्स MLT -2 होता है, एरिया के लिए L², और यहाँ पर आ गया हम लोगों का L3। क्लियर है डायमेंशन। तो फिर यहाँ पर डायमेंशन बन रही है, और Z यहाँ पर जो दिया गया है, Z जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो Z डिस्टेंस है और इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, तो फिर यहाँ पर Z इसकी भी डायमेंशन रख लेते हैं डिस्टेंस के लिए L, तो फिर ये हो गया अल्फा की डायमेंशन आ गई MLT -2 विद L3, देन यहाँ पर ये इसको इस तरफ लाएंगे तो ये भी हो गया हम लोगों का L3, तो L3 से L3 कैंसिल हो गया, तो फिर ये बचा MLT -2, दैट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा।
तो अल्फा की डायमेंशन इस तरीके से हम लोगों ने निकाल ली। अब इसी तरीके से हम लोग डायमेंशन देंगे, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है तो फिर आप ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ पी इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। अल्फा की डायमेंशन आपके पास है, पी आपने अभी डायमेंशन निकाली थी, तो ये थी ml-1 t-2 और अल्फा की डायमेंशन ml-t-2i अपॉन बीटा ये है। इसको इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, ये इधर आ जाएगा ml-t-2 डिवाइडेड बाई ये चीज़ इधर आएगी क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। जब बीटा के साथ में इसको हम लोग देख रहे हैं तो फिर जब इधर आएंगे तो डिवाइड में आएगी, तो ml-1 t-2। तो आप देखें m से m कैंसिल हो गया, t पावर -2 t पावर -2 ये कैंसिल हो गया, तो l की पावर ऊपर जाएगी तो ये हो गई 2। तो फिर बीटा की डायमेंशन हो गई l²। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं अगर कोई कंफ्यूजन। ये देखें, ये जो क्वेश्चन आया था IT 2004 में, तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो IIT या कोई भी कंपटीशन है वो हम लोगों का मुश्किल नहीं होता, बहुत आसान है, वेरी मच सिंपल। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कॉन्सेप्ट पर, क्योंकि देखो हर चीज़ के लिए एक चीज़ तुमको बता देते हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो हर चीज़ पर जरूरी है। सपोज अगर हम पेन को यूं खड़ा करें तो क्या ये टिकेगा? नहीं टिकेगा, सीधे ये यूं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी उसको चाहिए। तो स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर हर चीज़, यूनिवर्स की जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, सभी का नेचर है कि वो स्टेबिलिटी चाहता है। आप पढ़ते हैं तो आप किस लिए पढ़ रहे हैं? आगे स्टेबल होने के लिए। तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो अब यहाँ पर तुमको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जो फिजिक्स का जो कोई भी टॉपिक होता है, फिजिक्स जो पूरी है कह सकते हैं, वो किस पर बेस्ड है? वो स्टेबिलिटी के लिए बेस्ड है। किस पे? कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट लूज हो गया, कॉन्सेप्ट आपने गड़बड़ कर दिया, इस तरह से बिल्कुल ऐसे रखना है ना। तो ये अगर स्टेबिलिटी का आपको ज्ञान है, तो अगर कॉन्सेप्ट का आपको ज्ञान है तो आप आसानी से स्टेबल हो सकते हैं, है ना। देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए आपको इस तरीके से ही फॉलो करना है कि कॉन्सेप्ट को पूरी अच्छे तरीके से क्लियर वे में समझना है, और आसानी से कोई भी कंपटीशन हो या कोई भी क्लास का वो हो, आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलो यहीं तक करते हैं, यहीं पर हम विराम करते हैं इस जगह पर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछेंगे।